हेलो सेकेंड ईयर क्लास। आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने आदिकाल पढ़ा, भक्तिकाल पढ़ा और अब आपको हम रीतिकाल के बारे में पढ़ाते हैं। तो एक बार आप लोगों को हम याद दिला दें कि हमने आदिकाल में भी कुछ प्रश्न दिए थे, भक्तिकाल में भी कुछ प्रश्न दिए थे। उसको आप लोग डेट वाइज अपनी अपनी कापियों में करती चलिए और डेट डाल लीजिए और उसको उतना तैयार कर लीजिए। वही उतना ही अगर आप लोग करते हैं तो बहुत काफ़ी मतलब हद तक आपका हिंदी साहित्य का इतिहास कोर्स कवर हो जाएगा। आज आपको हम जो है रीतिकाल के बारे में बताएंगे, जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास क्रम का तीसरा काल है। तो आइए हम रीतिकाल की बात करें। तो जब हम रीतिकाल की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि इसका नाम रीतिकाल क्यों पड़ा। तो रीति का मतलब होता है तरीका या नियम। इस युग में रीति के ग्रंथ यानी कि काव्य संबंधी जो तत्व हैं, जो उनके नियम हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनको जो लिखने का तरीका है, ऐसे जिसको कि हम लक्षण ग्रंथ कहते हैं, इन ग्रंथों की रचना हुई। जैसे कि किस में कैसे छंदों की रचना की जाए, कौन सा अलंकार कैसे प्रयुक्त किया जाए। तो ये सारे जितने काव्य संबंधी नियम हैं, सिद्धांत हैं, सब इसी युग में प्रतिपादित हुए, इसलिए इसका नाम रीतिकाल रखा गया है। और भी इसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत से लोगों ने इसको बहुत सारे नाम दिए हैं। जैसे ये रीतिकाल नाम तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका नाम श्रृंगार काल दिया है और मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत के काल के नाम से बुलाया है, इसका नाम अलंकृत काल दिया है। तो इस प्रकार इसके भी कई नाम हैं, लेकिन इसको हम रीतिकाल के रूप में ही ज़्यादा जानते हैं। अब श्रृंगार काल इसका नाम इसलिए है कि इसमें श्रृंगार रस की ज़्यादा रचनाएँ हुई, क्योंकि उस समय जो कि राजनीतिक व्यवस्था जो थी, मुग़ल वंश का पतन हो रहा था और ज़्यादातर जो कवि थे वो दरबारी कवि थे, राजाओं के चाटुकारिता में। और मतलब स्त्री को उस समय जो स्त्री के उनके मतलब स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं, उनको सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। इसलिए ज़्यादातर श्रृंगार रस की ही रचनाएं वो करते थे, ताकि हमारे राजा लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो इस श्रृंगार काल भी इसका नाम रखा गया है। रीतिकाल तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको रखा ही है। और अलंकृत काल, जिसमें अलंकारों का बहुत अधिक प्रयोग इस युग की रचनाओं में हमको दिखाई देता है। तो ये तो रही इसके नामकरण की बात, लेकिन हम लोग इसको रीतिकाल के रूप में ही ज़्यादातर जानते हैं। तो ये तो हो गया इसका नामकरण। अब हम इसकी समय सीमा समझ लेते हैं। इसकी समय सीमा जो है 1643 से 1868 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी समय सीमा, रीतिकाल की जो समय सीमा है वो 1700 से 1850 ईस्वी सन तक निर्धारित किया है। तो ये तो समय सीमा, लेकिन हम लोग के यूपी बोर्ड में, हमारे यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में इसकी समय सीमा 1643 से 1843 ईस्वी तक बताएगी। जैसा कि आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े, तो इसमें भी आपका 1643 से 1843 ईस्वी तक रीतिकाल माना जाता है। और अब रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। इसको काव्य की दृष्टि से, कवियों की रचना की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीतिमुक्त और तीसरा है रीतिसिद्ध। तो रीतिबद्ध काव्य क्या होता है, इसको समझ लीजिए। रीतिबद्ध मतलब ऐसे कवि, ऐसे काव्य रचनाएं जो इस रीतिकाल के जो नियम कानून, जो नियम बनाए गए थे, जो सिद्धांत बनाए गए थे, उनके अनुसार जो रचनाएं हुई हैं, वह जो है वो रीतिबद्ध रचनाएं कहलाती हैं। इसके प्रमुख कवि केशवदास हैं, भूषण हैं, मतिराम हैं, पद्माकर हैं। तो ये लोग रीतिबद्ध कवियों के रूप में जाने जाते हैं। रीतिबद्ध जो हमारा इसका जो विभाग बनाया गया है रीतिबद्ध, उसके हैं केशवदास, भूषण, मतिराम, पद्माकर। केशवदास की रचना आप लोग जानते ही हैं, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सब जो है, चिंतामणि की रसविलास, ये जो है रचनाएं हैं इनकी। और भूषण भी हैं इसी रीतिबद्ध काव्य के, इनकी भी रचना है शिवराज भूषण।
ये तो रीतिबद्ध की बात हो गई। दूसरा है रीति मुक्त। रीति मुक्त जो इस युग के जो काव्य संबंधी नियमों को न मान करके केवल अपने जो एक उसके भाव पक्ष की दृष्टि से, कला पक्ष को बिल्कुल नहीं मान रहे थे, और भाव पक्ष की दृष्टि से श्रृंगारिक रचनाएं जिन्होंने की हैं उनको हम रीति मुक्त कवि कहते हैं। इसके प्रमुख कवि हैं घनानंद, और इसके अतिरिक्त आलम, बोधा और ठाकुर इत्यादि हैं जो कि रीति मुक्त कवि के रूप में माने जाते हैं। इस युग के जो कवि हैं घनानंद, इनकी प्रमुख रचना है सुजान सागर, और ये बोधा और ठाकुर ने भी रचनाएं की हैं। इन लोगों की विषय वस्तु केवल श्रृंगार, नायिका के श्रृंगार रस का वर्णन था। तो ये लोग रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। तीसरा है हमारा जो विभाग है वो रीति सिद्ध है। रीति सिद्ध कवियों का जो है उसमें बिहारी हैं। इसमें जो होता था, बिहारी जी ने नियम को, जो रीतिकाल के जो नियम हैं, जो काव्य संबंधी जो सिद्धांत बनाए गए उसके अनुसार उन्होंने रचना की है। और इनकी प्रमुख रचना बिहारी सतसई है, जिसमें केवल लगभग 2700 दोहों का संग्रह है, जिसको हम बिहारी सतसई के नाम से जानते हैं। इन्होंने लगभग सभी अलंकारों का, छंदों का, दोहा छंद का ज़्यादा प्रयोग किया है, और इन्होंने जितने भी जो काव्य संबंधी नियम हैं उसमें मतलब उसको भी उसका पालन करते हुए अपनी रचनाओं को किया है। तो ये रीति सिद्ध कवि सिर्फ एक हैं जो हैं कि बिहारी, जिनकी प्रमुख रचना है बिहारी सतसई। तो ये तो हो गए हमारे विभाग, नामकरण हो गया, समय सीमा हो गई, विभाग हो गए। अब हम आते हैं रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है कि काव्य के लक्षण ग्रंथों का निर्माण, कविता कैसे लिखनी है, कैसे छंद का प्रयोग करना है, किस छंद की क्या विशेषता है, कौन सा अलंकार किस प्रकार का, जितने भी रस, छंद, अलंकार, ये सब की रचना इसी युग में हुई। तो इसको हम लक्षण ग्रंथ के रूप में जानते हैं। तो पहली विशेषता है कि लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। दूसरी इसकी विशेषता है श्रृंगारिकता। श्रृंगार रस का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है इसमें ज़्यादातर। और राज प्रशस्ति, राजाओं की प्रशंसा, राजाओं का गुणगान किया गया है। भक्ति भाव, भक्ति के भी कुछ पद हैं इसमें, बिहारी जी इत्यादि बहुत से भक्ति भावना भी इसकी विशेषता है। नीति की प्रवृत्ति और नायिका के भेद, मुक्तक काव्य रचना, इसमें प्रबंध काव्य भी थोड़े बहुत हुए, लेकिन ज़्यादातर मुक्तक काव्यों की रचना हुई है। ये इसकी विशेषताएं हैं। तो ये किस किन रसों का प्रयोग किया गया है इसमें, श्रृंगार तथा वीर रस का ज़्यादा प्रयोग किया, ज़्यादातर वैसे श्रृंगार रस का ही प्रयोग किया गया है। अच्छा, अब इसके प्रमुख विषय, काव्य की विषय वस्तु क्या इस युग की रही है। तो इस युग में काव्य की विशेष नायक नायिकाओं के पारस्परिक मतलब प्रेम का वर्णन किया गया है, उनका चित्रण किया गया है, और राजाओं का प्रशस्ति गान, उनकी यश गान करना, उनकी भी मतलब उनका चाटुकारिता करना, मतलब राजाओं का गुणगान ही ज़्यादा इसमें दिखाई दिया है। तो ये तो हो गई हमारी रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं और उनका वर्णन। तो इसके हिसाब से कुछ प्रश्न हम आपको देते हैं जो कि आप करिए। जिस प्रकार आदिकाल और भक्तिकाल के बाद रीतिकाल के जो ये प्रश्न हैं इसको भी आप कर लीजिए। पहला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य की दो प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं को लिखिए। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, रीतिकाल के किन्हीं दो प्रसिद्ध कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना का नाम भी लिखिए। ये दूसरा। तीसरा प्रश्न, रीतिकाल की समय सीमा बताइए। चौथा प्रश्न, रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है और उनके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। आचार्य केशव दास की किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। घनानंद को रीतिकाल के किस धारा का कवि माना जाता है। रीतिकाल को अन्य और किन किन नामों से मतलब बुलाया जा सकता है, मतलब आचार्यों ने रीतिकाल के अन्य कौन कौन से नाम दिए हैं, इसको आप बताइए। रीतिकाल में किन किन जो है रस, किस रस का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, इसको आप बताइए। ठीक है, इतने प्रश्न आप लोग करिए और हमको अपडेट वाइज अगर जिसका हो जाए कॉपी में वो अपना खींच करके भेज भी सकते हैं कि हम लोगों ने कर लिया है।
तो ये आपका रीतिकाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके।